साल 2000 में टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप के साथ मिलकर अपनी पहली कार क्वेलिस इंडियन मार्केट में लेकर आता है और उसके बाद इनोवा से लेकर फॉर्च्यूनर तक का सफर तय करता है। और गाड़ियां इतनी जबरदस्त कि इनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को मैच करना किसी और कंपनी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर आज मारुति की गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो लगाकर बेचने पर मजबूर क्यों हुए? क्या इन गाड़ियों के फेलियर ने टोयोटा कंपनी को इतना निराश कर दिया कि उन्होंने नई गाड़ियां बनाना ही छोड़ दिया? जहां मारुति कार ने अपने पूरे सेल्स को मिला करके 25 मिलियन कार सेल किए हैं, लेकिन टोयोटा के सैकड़ों कार में से सिर्फ एक कार 50 मिलियन से ज्यादा बिक चुकी है। और इस कार पर भरोसा इतना है कि हर साल 10 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर आ जाती है। और टोयोटा की इन जबरदस्त स्ट्रेटजीज और प्रोडक्शन यूनिट कैपेसिटी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक ऐसा जबरदस्त काम किया जिसके कारण और भी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाया है। आइए समझते हैं कारपेंटर के बेटे ने बुनाई की मशीन बनाने से लेकर के दुनिया की मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड को कैसे खड़ा कर दिया, और समझते हैं टोयोटा कंपनी की पूरी जर्नी को, और समझेंगे क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी जिसके कारण ये अपनी क्वालिटी को इतना ज्यादा मेंटेन रख पाते हैं। टोयोटा की कहानी शुरू होती है जापान के एक कोसाई शहर में, जहाँ पर एक कारपेंटर के घर साकीची टोयोटा का जन्म होता है। अब साकीची का दिमाग बचपन से ही कुछ नया और इनोवेटिव करने में लगा रहता था, और उनकी माँ खुद से कपड़ों की बुनाई करती थी। लेकिन जब वो अपनी माँ को इतनी मेहनत से कपड़ों की बुनाई करते हुए देखते थे तो सोचते थे ऐसी क्या तरकीब लगाऊं कि माँ की मेहनत कम हो जाए। इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो फुल टाइम एक मोटराइज्ड टेक्सटाइल मशीन बनाने का कोशिश करेंगे। हालांकि उनके पिता इसके फेवर में नहीं थे, फिर भी साकीची ने लकड़ी के कई लूम बनाए, लेकिन कोई भी लूम काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक एग्जीबिशन में गए जिसमें मशीनों के बारे में अच्छे तरीके से बता रहे थे। वहाँ से जानकारी लेकर उन्होंने एक लूम मशीन बनाई और टोयोटा वुडन लूम के नाम से उसे पेटेंट करा लिया। उस समय उनकी एज मात्र 24 साल की थी, और इसी के साथ उन्होंने 6 हैंडलूम के साथ छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की, ताकि इसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए और रिसर्च करने के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ कर सके। इसके बाद उन्होंने जापान का पहला ऑटोमेटिक पावर लूम बनाया। काफी कम कीमत में बेहतरीन कपड़े बनाने वाली इस मशीन ने कुछ कंपनियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, और उन कंपनियों ने साथ मिलकर काम करने का प्रपोजल दिया। लेकिन साकीची का बस एक ही धुन सवार था कि और बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने मशीन में ऑटोमेशन का एक मैकेनिज्म डेवलप किया, यानी मशीन में यदि कोई खराबी होती है तो वो अपने आप रुक जाए। जैसे अगर पेपर फंस जाता है तो प्रिंटर अपने आप रुक जाता है, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा उन्होंने सर्कुलर पावर लूम के अलावा और भी मशीनों का इन्वेंशन किया। लेकिन साल 2010 में जापान में आई इकोनॉमिक मंदी ने उन्हें जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने यूरोप का टूर प्लान किया, और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े मैकेनिज्म देखकर वो हैरान रह गए। लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और उसके बाद वो जापान आकर के अपने बेटे के साथ एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम करते हुए वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। लेकिन अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने कंपनी के कुछ राइट्स को 1 मिलियन येन में बेच दिया, और अपने बेटे को पैसे देकर बोले कि इस पैसे का इस्तेमाल जापान की सबसे अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी को बनाने में अपना फोकस करना। और यहाँ से शुरुआत होने वाली थी जापान में ऑटोमोबाइल के एक नए युग की। उनके बेटे की उम्र 36 साल थी, और वो ऑटोमोबाइल के इस फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन इसको और अच्छे समझने के लिए वो अमेरिका गए, और गाड़ियों के प्रोडक्शन को देख करके उन्हें कुछ चीजें समझ में आई। और फिर जापान आकर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला ट्रक G1 और 1936 में अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार मॉडल AA को मार्केट में उतारा, और इन गाड़ियों को टोयोटा के नाम से उतारा गया। और टोयोटा का मतलब होता है धान के उपजाऊ खेत, जो कि उन्हें इतना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के नाम से रजिस्टर किया और टोयोटा को एक लोगो दिया। इन दोनों गाड़ियों का मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स दिखने लगा। इसी के साथ जापान एक छोटा देश है, बट ये आज जिस मुकाम पर है वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन जापान में कई डिजास्टर पहले से होते आए थे, और टोयोटा भी इससे बच नहीं पाया। उसके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखते ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और एक बम ने टोयोटा के एक प्लांट को तहस नहस करके रख दिया, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी, जब उसने जापान में पैसेंजर कार के प्रोडक्शन में ही रोक लगा दिया। लेकिन वहीं जब अमेरिका और सोवियत संघ के साथ कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो जापान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका कुछ पॉलिसी
चीज लेकर आया और पैसेंजर कार पर लगी रोक को हटा दी गई। लेकिन तब तक टोयोटा की कमर टूट चुकी थी और उनके ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट को बंद करके वर्कर्स को भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसी दौरान 1950 में कोरियन वॉर शुरू हो गया और बैटल ग्राउंड से पास होने के कारण अमेरिका ने टोयोटा को 1000 मिलिट्री ट्रक का ऑर्डर दे दिया और इसी ऑर्डर ने डूबते हुए टोयोटा में जान डाल दी। और टोयोटा के पास जैसे ही पैसे आए उन्होंने एक नई कार के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कार के लॉन्च के कुछ ही दिन पहले 27 मार्च 1952 को टोयोटा कंपनी के फाउंडर की डेथ हो गई। लेकिन उनके कजिन ने टोयोटा की कमान अपने हाथ में लेकर के उसी साल इस कार को मार्केट में उतार दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तबाह हो चुके जापान में ना तो लोगों के पास अब पैसे बचे थे और ना ही रोड की कंडीशन अच्छी थी। इसलिए टोयोटा ने अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए विदेशों का रुख किया और शुरुआत की सऊदी अरब और यमन से लैंड क्रूजर के साथ, और इसके साथ अपनी कार क्राउन के साथ ब्राजील और अमेरिका मार्केट में भी एंटर कर गए। लेकिन अमेरिका में ये कार बुरी तरह से फ्लॉप हो गई क्योंकि अमेरिकन्स को ये कार ओवरप्राइज्ड और अंडर पावर जैसे लग रही थी और टोयोटा ने इसे सबक लेकर पावरफुल इंजन के साथ लैंड क्रूजर और इस कार को लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद इन दो कारों को भी लॉन्च किया गया जिसने अमेरिका में थर्ड बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड में से शुमार कर दिया। इसके बाद जापान की इकोनॉमी में सुधार हुआ और टोयोटा की सेल्स भी काफी बढ़ गई। इसके बाद टोयोटा ने कई कंपनियों को एक्विजिशन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसने अमेरिका की कुछ कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। और टोयोटा की इतनी तेज ग्रोथ को देख करके अमेरिकन मार्केट में भी हड़कंप मच गया। लेकिन जब तक अमेरिका उनके इंपोर्ट पर बैन लगा था उससे पहले ही उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपना एक प्लांट सेटअप कर दिया और इसके बाद वो फोर्ड के साथ भी ज्वाइंट वेंचर में काम करना चाहते थे। अब फोर्ड से तो बात नहीं बनी लेकिन जीएम ने साझेदारी में काम करने का भरोसा दिलाया और दोनों ने मिलकर अमेरिका में एक कंपनी खोली जिसे कि बाद में टेस्ला द्वारा खरीद लिया गया। अब अमेरिका और यूरोप में लोग इस टोयोटा कार को मिडिल क्लास अफोर्डेबल कार के रूप में खूब पसंद करने लगे थे। लेकिन जहां लग्जरी कारों की बात आती तो लोग मर्सिडीज, BMW और जैगुआर का रुख कर लेते थे। इसको देखते हुए टोयोटा ने दुनिया की बेस्ट लग्जरी कार बनाने का फैसला किया और फिर लेक्सस नाम से एक लग्जरी कार डिवीजन की शुरुआत की और आज लेक्सस दुनिया के टॉप 10 लग्जरी कार ब्रांड्स में से शुमार है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो टोयोटा ने 90s तक आते आते हर तरीके की बस, ट्रक और कार्स बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर साल आया 1997 जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में इंडियन मार्केट में एंटर करता है। और जब उन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की तो लोगों ने उसे इतना ज्यादा पसंद किया कि 2 साल के भीतर ही टाटा और महिंद्रा का 20% मार्केट शेयर टोयोटा ले गया। इसके बाद इन कुछ कारों के बाद 2009 में आई फॉर्च्यूनर जिसका आज भी एक अलग ही रुतबा है। लेकिन इन सब के बाद भी टोयोटा के पास कोई ऐसी एंट्री लेवल फैमिली कार नहीं थी जो कि मारुति को टक्कर दे सके। इन चीजों को देखते हुए टोयोटा ने इन 2 कार को लॉन्च किया जिसे शुरुआती सफलता तो मिली लेकिन कुछ सालों बाद इसकी सेल्स डाउन होने लग गई। फिर इन दोनों को बंद करके इस कार को लॉन्च किया गया लेकिन यह भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। और इसके बाद टोयोटा ने अपनी इन पॉपुलर कार्स को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन लगभग इंडियन को पता ही होगा कि टोयोटा जितना बड़ा नाम है उसके हिसाब से इंडिया में उनकी सेल्स काफी कम है। और वजह यह है कि इनकी भी जितनी भी पॉपुलर कार्स है वो एक मिडिल क्लास के बजट से काफी दूर है और अंडर 10 लाख के कैटेगरी में टोयोटा अपने बजट के हिसाब से अच्छी गाड़ियां नहीं बना पाता क्योंकि टोयोटा के डीएनए में परफेक्शन भरा हुआ है और वो हर चीजें परफेक्शन में करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि टोयोटा कॉपी पेस्ट वाली कंपनी नहीं है, उनका अपना एक प्रोसेस है और वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन कोविड के बाद इनकी पॉलिसीज में कुछ बदलाव आया है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण गाड़ियों की कॉस्ट को और बढ़ा दिया। जहां इंडिया जैसे मार्केट में कार बनाने का आइडिया मारुति जैसी कंपनी के अलावा किसी के पास नहीं है, वहीं टोयोटा के पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है।